मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय में। हमारा आज का विषय है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के बारे में हमने जो कर लिया था वो सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स, इसमें हमने उसकी विशेषताएं कर ली थी। आज हम करेंगे थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बाय थॉमस हॉब्स। क्रिटिसिज्म, आलोचना। थॉमस हॉब्स की कई विद्वानों ने थॉमस हॉब्स का जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसकी कई विद्वानों ने आलोचना की है। इस आलोचना को हम 5 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण। हॉब्स ने मानव स्वभाव का दोषपूर्ण, एकांकी और निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कैसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? दोषपूर्ण, एकांकी और निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उसने ये बताया कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एकांकी है, मनुष्य दोषपूर्ण है और मनुष्य निराशावादी है। ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वह मनुष्य को, हॉब्स ने मनुष्य को घोर स्वार्थी, सबसे बड़ा स्वार्थी, कपटी और क्रूर बताया है। स्वार्थी, कपटी और क्रूर बताया है। जबकि आलोचक कहते हैं कि मनुष्य में सहानुभूति, उदारता, दयालुता, परोपकार और प्रेम आदि गुण होते हैं। मनुष्य इन गुणों से परिपूर्ण होता है। मनुष्य में परोपकार भी होता है, मनुष्य में सहानुभूति भी होती है, उदारता भी होती है और प्रेम भी होता है। ऐसे मानवीय गुण हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। ये ऐसे मानवीय गुण हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। हॉब्स इन्हें सर्वथा भुला देता है। हॉब्स को ये याद नहीं आते क्योंकि हॉब्स ने केवल और केवल मनुष्य का स्वार्थी, दोषपूर्ण, एकांकी और निराशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसने मनुष्य को केवल और केवल क्रूर बताया है। मनुष्य को जो मनुष्य के जो गुण हैं, मानवीय जो गुण हैं, परोपकार है, दयालुता है, सहानुभूति है, प्रेम है, इन सब का कहीं भी हॉब्स ने जिक्र नहीं किया, कहीं भी हॉब्स ने इनको नहीं लिया है। हॉब्स ने मनुष्य को झगड़ालू और स्वार्थी बताया है। हॉब्स ने इन जो मानवीय गुण हैं इनको सर्वथा भुला दिया है। बिल्कुल भुला दिया है। हॉब्स कहता है कि मानव के कोई गुण नहीं होते, वह केवल उसकी पाश्विक प्रवृत्तियों पर ही बल देता है। ऐसी प्रवृत्तियाँ जो उसकी पशु के तौर पर, पाश्विक प्रवृत्तियाँ, उस पर बल देता है। ऐसे एक पक्षीय दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो सकता। ये एक पक्षीय दृष्टिकोण है जिसके आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण नहीं हो सकता। तो मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण किया है हॉब्स ने। पहली आलोचना क्या आई? मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण किया है हॉब्स ने। हॉब्स ने मानव स्वभाव को केवल दोषपूर्ण, एकांकी और निराशावादी दृष्टिकोण के रूप में ही प्रस्तुत किया है। ऐसा दृष्टिकोण दिया मनुष्य का कि वो दोषपूर्ण है, एकांकी और निराशावादी है। परंतु मनुष्य के जो गुण हैं, मनुष्य के गुणों में परोपकार भी है, दयालुता भी है, प्रेम भी है, उदारता भी है। तो ये सब जो गुण हैं इसको थॉमस हॉब्स भुला देता है। थॉमस हॉब्स इसको याद नहीं रखता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, जिसमें उसने मानव की बात की है, वो मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण करता है। मानव स्वभाव का सही प्रकार से चित्रण नहीं करता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक। प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था असत्य और अस्वाभाविक है। हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो असत्य है और अस्वाभाविक है। कैसे? प्राकृतिक दशा में, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य एकांकी और ऐसी दशा में रहता था जिसमें हत्या, असत्य, अस्वाभाविकता थी, जिसमें असत्य,
हत्या, हिंसा, असत्य और अस्वाभाविकता थी। समझौता होने के बाद जब मनुष्य ने समझौता किया, सामाजिक समझौता किया, समझौता होने के बाद वह सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। जब उसने समझौता कर लिया तो वह शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा, सामाजिक बन गया, शांतिपूर्ण समाज में रहने लगा। उसकी प्रवृत्ति में इस प्रकार उसकी प्रवृत्ति जो थी, जो हॉब्स ने दर्शाई थी कि वो एकांकी है, उसकी प्रवृत्ति में अचानक कैसे परिवर्तन आ गया और उसमें अराजकता और अव्यवस्था के स्थान पर सुव्यवस्था कैसे आ गई। उसमें अराजकता थी, उसमें अव्यवस्था थी, उसके स्थान पर सुव्यवस्था कैसे आ गई। एक ही क्षण में प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों ने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर सहयोगी जीवन की पद्धति को कैसे अपना लिया। संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर सहयोग करने की जो पद्धति है उसको मनुष्य ने कैसे अपना लिया। ये कुछ प्रश्न आलोचकों ने पूछे, ये कुछ प्रश्न आलोचकों के सामने आए। आलोचकों ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था जो है थॉमस हॉब्स की, वो अस्वाभाविक है। प्राकृतिक अवस्था में थॉमस हॉब्स ने बताया था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी था, झगड़ालू था, किसी को भी मार देता था, कोई कानून नहीं था, अराजकता की स्थिति थी। मनुष्य स्वयं से भयभीत रहता था कि उसको कोई मार सकता है, किसी को भी पीट देता था, किसी को भी मार देता था। तो ये प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का चित्रण किया था थॉमस हॉब्स ने, जो कि अस्वाभाविक है। क्योंकि अस्वाभाविक कैसे है? क्योंकि यदि मनुष्य में अराजकता की स्थिति थी तो मनुष्य सामाजिक बनकर शांतिपूर्ण समाज में कैसे रहने लग गया। शांतिपूर्ण समाज में कैसे रहने लग गया। उसने संघर्षपूर्ण जीवन को छोड़कर सहयोगी जीवन को कैसे अपना लिया। यदि उसकी प्रवृत्ति वही थी तो उसकी प्रवृत्ति वही रहनी चाहिए थी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आया। तो इसलिए प्राकृतिक अवस्था अस्वाभाविक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत है। प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत है। प्राकृतिक अवस्था का जब हॉब्स ने प्रतिपादन किया था तो उसने कुछ प्राकृतिक अधिकार भी बताए थे कि मनुष्य ने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए कुछ प्राकृतिक नियम या कानूनों का निर्माण किया, कुछ प्राकृतिक अधिकारों का निर्माण किया। उसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, ऐसे प्राकृतिक अधिकार जिसमें व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिनका रूप प्राकृतिक होता है। अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार हो सकता है, यह कहा जाना बुद्धि संगत नहीं है। अराजकता की यदि स्थिति है, जैसा कि थॉमस हॉब्स ने कहा अराजकता की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति में प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का यदि कोई अधिकार हो सकता है तो यह न्याय संगत नहीं है। अराजकता की स्थिति में व्यक्ति का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता और वो प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता देता है। तो प्राकृतिक दशा है, अराजकता की स्थिति है, उसमें प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता असंगत है, मान्यता नहीं मानी जा सकती, असंगत है। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा अतार्किक, ऐसा जिसका कोई तर्क नहीं होता, अतार्किक। हॉब्स की जो मान्यता थी, हॉब्स की जो धारणा थी कि आदिम समाज में मनुष्य एकाकी रहता था। हॉब्स की धारणा क्या थी कि आदिम समाज में मनुष्य एकाकी जीवन व्यतीत करता था, एकाकी रहता था। उसे ज्ञात ही नहीं है कि मनुष्य में सामाजिक जीवन के तत्वों का अभाव कभी नहीं रहा। मनुष्य में सामाजिक जीवन के तत्वों का अभाव कभी नहीं रहा, हमेशा उसमें मौजूद रहे सामाजिक जीवन के तत्व। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि व्यक्ति कभी इस प्रकार अकेले नहीं रहे। ऐतिहासिक तथ्य क्या कहता है? ऐतिहासिक तथ्य यह है कि व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहा, कभी अकेले नहीं रहे, वे किसी न किसी प्रकार के समाज में रहे हैं। जब वो समाज में रहे तो थॉमस हॉब्स की सामाजिक समझौते का सिद्धांत अतार्किक प्रस्तुत होता है, अतार्किक दिखाई देता है।
कि जिसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमेशा कभी अकेला नहीं रहा। मनुष्य हमेशा किसी न किसी प्रकार के समाज में रहा है, कभी भी अकेला नहीं रहा, किसी न किसी प्रकार के समाज में रहा है। और लास्ट पॉइंट आता है निरंकुशता का समर्थन। हॉब्स ने निरंकुशता का समर्थन किया है। कैसे? हॉब्स द्वारा स्थापित शासन पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हॉब्स ने जो शासन की स्थापना की उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और वह पूरी तरह से निरंकुश है। हॉब्स नियंत्रित करता ही नहीं है, पूरी तरह से निरंकुश है। उस पर ना तो कानून का अंकुश है, ना तो कोई कानून है, ना तो कानून का अंकुश है, और ना ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई अंकुश है। ना तो कानून का अंकुश है और ना ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अंकुश है। वस्तुतः हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते द्वारा मनुष्य को सर्वथा अधिकार शून्य कर दिया। उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अधिकार शून्य करके लेवियाथान की दास्ता के पाश में जकड़ दिया है। लेवियाथान की दास्ता के पाश में जकड़ दिया है, उसमें जकड़ दिया है। इसमें मनुष्यों की स्थिति लेवियाथान रूपी चरवाहे, लेवियाथान को एक चरवाहा मान लिया आलोचकों ने। इसमें मनुष्य की स्थिति क्या है? लेवियाथान रूपी चरवाहे के द्वारा हाके जाने वाले पशुओं के झुंड जैसी हो गई है। लेवियाथान द्वारा जो चरवाहा है उसके पास जो हाके जाने वाले पशुओं का झुंड है उसकी जैसी हो गई है मनुष्य की स्थिति। मनुष्य की स्थिति इसलिए इस प्रकार की हो गई है कि उसने निरंकुशता का समर्थन किया। किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया, किसी भी प्रकार का शासन पे उसका शासन निरंकुश है, किसी भी प्रकार का नियंत्रण उसके शासन पे नहीं है, उसका शासन निरंकुश है। अंकुश ना लगाने के कारण उसका शासन निरंकुश है, इसलिए उसने निरंकुशता का समर्थन किया। ये थे हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचनाएं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी, जितनी भी आलोचना आई, इन आलोचनाओं के बावजूद भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स ने इस सत्य को प्रतिपादित किया है कि राज्य ना तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवीय संस्था है। हॉब्स ने क्या कहा है कि ना तो राज्य ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवीय संस्था है और ना ही प्राकृतिक विकास का परिणाम। ना तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, ना ही प्राकृतिक विकास का परिणाम, परंतु यह तो एक कृत्रिम संस्था, एक निर्मित हुई है जो कि समाज से निर्मित हुई है। मनुष्य ने समाज का निर्माण किया और समाज से एक संस्था निर्मित हुई जिसे राज्य कहा गया, जिसमें व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया, जिसका व्यक्ति ने अपनी कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका निर्माण किया। आलोचनाएं तो हैं, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो ये बताता है कि राज्य ना तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न दैवीय संस्था है, मतलब राज्य दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मनु ने दिया था। मनु ने कहा था कि राज्य दैवीय ईश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो मनु के और दूसरे विद्वानों के जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको नकारा है इसने। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है और ना ही प्राकृतिक विकास का परिणाम है, प्राकृतिक विकास का भी परिणाम नहीं है। यह तो एक ऐसी संस्था है जिसे मनुष्य ने निर्माण किया है, मनुष्य ने बनाया है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया है। ये थी आलोचना, हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना।